तो एक बार फिर से बच्चों आपका स्वागत है आपके प्यारे चैनल मेंटोस जी पर। अभी तक की दो वीडियो में हमने दो रिलेशन के बारे में पढ़ा, जिनमें पहला था बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सेकंड था सिमेट्रिक रिलेशन। आज हम तीसरे और आखिरी रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इस रिलेशन को पढ़ने के लिए बेटा एक हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं आपकी बुक का। लेट्स से a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 and 6, and let's take a relation on R such that x comma y is divisible by x। आई होप कि आप सब अब इस तरीके के रिलेशन से फैमिलियर हो गए होंगे दो वीडियोस देखने के बाद। तो इसलिए बहुत ज्यादा डीपली न जाते हुए आज सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में बात करते हैं। डायरेक्ट बात करेंगे, बहुत ज्यादा डीप बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बेटा मुझे क्या चेक करना है ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए? मुझे उस रिलेशन में से दो एलिमेंट लेने हैं, और वो दो एलिमेंट किस तरीके से लेने हैं कि मैं पहला एलिमेंट अगर बेटा x वाई लेता हूं उस रिलेशन में, तो मुझे सेकंड एलिमेंट लेना होगा। इफ x इज मैप टू y, देन सेकंड एलिमेंट में बेटा y किसी थर्ड एलिमेंट से मैप होना चाहिए। इफ फर्स्ट एलिमेंट इज x y, देन सेकंड एलिमेंट इज y z। Similarly, if your first element is a comma b, your second element should be b comma some third element, let's say c। जो आपका पहले एलिमेंट में रेंज होगा या मैपिंग होगी, वो सेकंड एलिमेंट का डोमेन होगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से बेटा हमें दो एलिमेंट सर्च कर लेने हैं अपने रिलेशन के अंदर, और उसके बाद हमें चेक करना है कि क्या जो मेरा ये x है, क्या ये x z से भी मैप हो रहा है, नहीं हो रहा है। मतलब अगर x y से मैप हो रहा है किसी मैपिंग में, लेट्स मेक एरो डायग्राम टू अंडरस्टैंड दिस। अगर x बेटा ये अगर x बेटा किसी y से मैप हो रहा है एंड y किसी z के साथ मैप हो रहा है बेटा, तो x शुड मैप टू z ऑल्सो। This is your transitive relation. If x is mapping to y and y is mapping to z, then x should map to z also. This is your transitive relation. अब बेटा ये मुझे चेक करना है इस रिलेशन के बारे में कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है बेटा, मुझे इस कंडीशन पर फोकस करना है। मेरा सारा फोकस इस कंडीशन पर होना चाहिए। तो मैं दो एलिमेंट इसमें ले लेता हूं बेटा। लेट एक्स वाई बिलोंग टू आर एंड वाई जेड बिलोंग टू आर। इसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, मैं सिंपल इस कंडीशन को देखकर बेटा, जो एक्स वाई बिलोंग आर को कर रहा है, इसे देख के मैं बोल सकता हूं कि वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। मतलब बाद वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से डिविजिबल होगा। वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। अब सेकंड एलिमेंट बेटा y कोमा z है, इसका मतलब z इज डिविजिबल बाई y। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इन रिलेशन, z इज डिविजिबल बाई y। अब मुझे चेक करना है क्या एक्स जेड रिलेशन R में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो उसके लिए मैं क्या चेक करूंगा बेटा, अगर z डिविजिबल होगा x से, तो ये एक्स जेड आर में बिलोंग करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। बाद वाला एलिमेंट अगर पहले वाले एलिमेंट से डिविजिबल होगा तो बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, उसको हम चेक करने के लिए इन दो कंडीशंस की हेल्प लेंगे। अच्छा बेटा, अगर y डिविजिबल है x से, कोई भी नंबर अगर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है, लेट से 10 इज डिविजिबल बाई 2, तो कैन आई राइट 10 इज इक्वल टू 2 इंटू सम नंबर, लेट से c और ab। Similarly, if y is divisible by x, can I write y is equal to x into some number? Similarly, if z is divisible by y, can I write z is equal to y into some number, some positive number? If these two conditions are true, I need to check z is equal to x into some third number, let's say p. Now, by using these two conditions, can I write z is equal to, in place of y,
I can write xk into s. So can I write it as x is into ks? If k is a positive number, s is a positive number, ks is also a positive number. Can I write is x into some other number p? I have proved that z is equal to x into p. क्या इसका मतलब हो गया बेटा z is divisible by x? अब अगर z divisible है x से, तो क्या मैं बोल सकता हूँ x कोमा z belong to r? कहना इसे x कोमा z belong to r? और अगर बेटा x कोमा z r में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो मैंने क्या किया बेटा, सबसे पहले दो एलिमेंट लिए इस रिलेशन के, और वो एलिमेंट किस तरीके से होने चाहिए कि पहले वाले एलिमेंट में जो ये रेंज है या मैपिंग है, बाद वाले एलिमेंट में ये सेम एलिमेंट हमारा जो y है ये उसका डोमेन होना चाहिए। और बाद में मैंने चेक किया कि x कोमा जेड भी मैप करना चाहिए, x कोमा जेड भी रिलेशन R में बिलोंग करना चाहिए। तो आई होप कि एग्जांपल आपको क्लियर हो गया होगा और थोड़ा थोड़ा ट्रांजिटिव रिलेशन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको एक बार अच्छे से लिख लेते हैं कि लिखना किस तरीके से है बेटा। तो वी विल कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन आपको बेटा दो एलिमेंट लेने हैं, इफ x comma y and y comma z belong to R, then x comma z should also belong to R। बेटा अगर x y इसमें है, y z इसमें है, तो x z इसमें होना चाहिए। नाउ फिर से वापस आते हैं बेटा इसी पर, इस कंडीशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, जो ये इफ लिखा हुआ है। ये इफ क्यों लिखा हुआ है बेटा, इसके बारे में मैं आपको एक दो एग्जांपल कराने के बाद आगे चल के बात करूंगा। ये इफ पे मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया था बेटा सिमेट्रिक रिलेशन में, क्योंकि जब भी हम एम्प्टी रिलेशन को चेक करते हैं तो ये बहुत ज्यादा काम आता है बेटा। ठीक है, चल कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। लेट्स से a इज इक्वल टू 1 2 3 4 और टिल 20। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8 और 9 इन द एनसीईआरटी बुक। r is equal to x comma y such that x minus y is even। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड पर्पस। बहुत ज्यादा चांस है बेटा 3 और 5 मार्क्स में इस तरीके का क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम इसकी ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हम बाद में इसको एक बार वेरीफाई कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक्चुअली ट्रांजिटिव कर रहे हैं तो उसी को चेक करेंगे बेटा। तो ट्रांजिटिव के लिए मुझे क्या करना है बेटा, मुझे इस रिलेशन में से दो एलिमेंट लेने हैं, और वो दो एलिमेंट किस तरीके के होने चाहिए कि इफ x कोमा y x कोमा y बिलोंग टू R एंड y कोमा z बिलोंग टू R। बेटा मैंने दो एलिमेंट लिए x कोमा y एंड y कोमा z, जो बेटा दोनों एलिमेंट इस रिलेशन में हैं। अब मुझे चेक करना है क्या x कोमा z इस रिलेशन में है या नहीं है, मुझे सिर्फ इतना चेक करना है। तो अगर x कोमा y बेटा R के अंदर है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ मोड ऑफ x माइनस वाई इज इवन। सिमिलरली इफ y कोमा z R के अंदर है, कहना है इसे y माइनस z इज इवन। और बेटा मुझे चेक क्या करना है, एक्स जेड बिलोंग कर रहा है यार में नहीं कर रहा है, मतलब मुझे चेक करना है बेटा एक्स माइनस जेड इवन है या नहीं है। बस हम दोनों साइड से लेके क्यों चल रहे हैं, जिससे कंफ्यूजन ना हो। इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, मुझे ये पता चल जाएगा कि क्या मेरे एक्स माइनस वाई इवन होगा, वाई माइनस जेड इवन होगा। तो मुझे क्या प्रूफ करना है, क्या चेक करके बताना है। मैं दोनों साइड से लेके इसलिए चला बेटा कि इससे मुझे ये आइडिया हो गया कि मुझे ये गिवन है और ये मुझे चेक करना है कि इवन है या नहीं है। इतनी बात आई होप सबको समझ आ गई होगी। नाउ अगर बेटा कोई भी नंबर इवन होता है, तो क्या मैं उसे 2 के मल्टीपल में लिख सकता हूँ। तो कहना इसे x माइनस वाई मोड इज इक्वल टू 2 इंटू सम k1 और k। सिमिलरली if y minus z is even, कहना इसे y minus z mod is equal to 2 into sum k2। तो कहना है राइट x minus z is equal to
x minus y plus y minus z. तो कैन आई से इट 2k1 plus 2k2, or we can take 2 common, it's k1 plus k2. तो नाउ आई अंडरस्टूड दैट कि x माइनस जेड का मोड बेटा 2 इंटू सम नंबर होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ x माइनस जेड का मोड भी इवन होगा, और अगर x माइनस जेड का मोड भी बेटा इवन होगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ x जेड आर में बिलोंग करेगा। तो मैंने क्या प्रूव किया बेटा कि एक्स वाई और वाई जेड दो एलिमेंट थे रिलेशन में, और मैंने प्रूव कर दिया कि एक्स कोमा जेड भी रिलेशन में होगा। इसका मतलब मेरा जो रिलेशन आर है बेटा वो सिमेट्रिक हो गया, सॉरी ट्रांजिटिव हो गया बेटा। तो हम लिख देंगे आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी बेटा। अब एक सिंपल सा एग्जांपल और लेते हैं बेटा, जिसमें मैं बताऊंगा कि ये इफ लिखना क्यों मैंडेटरी है, इस इफ का मतलब क्या है। तो लेट्स कम टू द थर्ड एग्जांपल। लेट्स टेक a is equal to 1 2 3 and r is equal to only one element 1 2। मुझे चेक करना है बेटा क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। मेरी ट्रांजिटिव की रिलेशन कंडीशन क्या है बेटा कि मुझे अपने पास से दो एलिमेंट रिलेशन में लेने हैं। अब मेरा जो रिलेशन है बेटा उसमें एलिमेंट ही एक है, मतलब मैं एक एलिमेंट 1 2 तो ले सकता हूं, लेकिन मेरा 2 किसी से भी मैप नहीं हो रहा। अब जब मेरा 2 किसी से भी मैप नहीं हो रहा तो क्या मैं इस कंडीशन को चेक कर सकता हूं? अगर बेटा मेरे पास सिर्फ एलिमेंट ही एक है मतलब मैं इस कंडीशन को वेरीफाई नहीं कर सकता। अब जब बेटा मैं इस कंडीशन को वेरीफाई नहीं कर सकता तो क्या मैं किसी तरीके से बोल सकता हूं कि मैंने प्रूव कर दिया ट्रांजिटिव नहीं है? अब जब बेटा मैं बोल नहीं सकता तो इसका मतलब इसको किस तरीके से समझेंगे कि इफ x कोमा y डज नॉट बिलोंग टू r, x कोमा y बिलोंग टू r बट एनी y कोमा z डज नॉट बिलोंग टू r। मतलब बेटा 1 2 तो R में है बट 2 किसी और एलिमेंट से मैप नहीं हो रहा। जैसे यहां पर मैंने लिखा एक्स वाई तो R में है बट Y किसी और एलिमेंट से मैप नहीं हो रहा, तो तब हम बेटा ऑटोमेटिकली बोल देते हैं R इज ट्रांजिटिव, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिला जिस एलिमेंट का एग्जांपल लेके मैं ये बोल दूं कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक बेटा, मतलब जब ये कंडीशन ही पूरी ना हो, जो ये ऊपर कंडीशन थी बेटा, जब ये कंडीशन ही पूरी ना हो तो मैं तब ऑटोमेटिकली बोल सकता हूँ बेटा कि मेरा ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। लेट टेक एन अनदर एग्जांपल। लेट्स से a is equal to 1 2 3 and r is equal to empty set। अब बेटा ये सेट एम्प्टी है, मैं इस सेट में ना तो एक्स वाई ले सकता हूं ना इस सेट में मैं वाई जेड ढूंढ सकता हूं। तो क्या एक कंडीशन कुछ इस तरीके की बन गई कि इफ एक x y डज नॉट बिलोंग टू r। तो बेटा जब कोई भी रिलेशन एम्प्टी रिलेशन होता है तो मैंने आपको बताया था वो ऑटोमेटिकली सिमेट्रिक हो जाता है। सिमिलरली बिकॉज मैं इस कंडीशन को वेरीफाई नहीं कर सकता क्योंकि मेरा कोई भी एलिमेंट रिलेशन के अंदर नहीं है, इस वजह से बेटा मैं इसको डायरेक्ट बोल देता हूं कि R इज ट्रांजिटिव। तो आपको बेटा ट्रांजिटिव की कितनी कंडीशन मिली? पहली कंडीशन जो एनसीईआरटी में अवेलेबल है, एंड सेकंड एंड थर्ड कंडीशन जो एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है, एंड दिस वन इज द थर्ड कंडीशन। ये कंडीशन सिर्फ एम्प्टी सेट के लिए बेटा काम आएगी क्योंकि इसमें जब कोई एलिमेंट है ही नहीं तो वो मेरा एम्प्टी रिलेशन ही होगा, और जब एम्प्टी रिलेशन होता है बेटा वो एम्प्टी रिलेशन, तो एक छोटा सा नोट करके आप लिखना चाहें लिख सकते हैं कि जो बेटा मेरा एम्प्टी रिलेशन होता है, एम्प्टी रिलेशन दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सबसे पहली वीडियो में आपको बेटा बताया था, सेकंड वीडियो में आपको बताया था सिमेट्रिक होता है, एंड थर्ड वीडियो इज दिस और इसमें आपको बताया है कि एम्प्टी रिलेशन
ट्रांजिटिव होता है। तो ये बहुत ज्यादा एमसीक्यू में आया हुआ है बेटा कि एम्प्टी रिलेशन क्या सिमेट्रिक होता है नहीं होता है, रिफ्लेक्सिव होता है नहीं होता है, या थर्ड वन इज ट्रांजिटिव होता है नहीं होता है। तो ये तीनों बात हमने बेटा इन 3 वीडियो में प्रूव करी। पहली वीडियो में देखा था कि रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, सेकंड वीडियो में देखा था ये सिमेट्रिक होता है, और थर्ड वीडियो में देखा था कि ये ट्रांजिटिव होता है। आई होप कि आपको ट्रांजिटिव रिलेशन क्लियर हो गया होगा बेटा। तो इसके बाद जो लास्ट इस एक्सरसाइज का टॉपिक है बेटा, फर्स्ट एक्सरसाइज का, वो टॉपिक है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है उसे समझिए बेटा। जब भी कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए और ट्रांजिटिव हो जाए, मतलब अगर कोई रिलेशन इन तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, उस रिलेशन को बोलते हैं बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन। जब भी कोई रिलेशन इन तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। पहली प्रॉपर्टी क्या है, रिफ्लेक्सिव। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सिमेट्रिक। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज ट्रांजिटिव। तो जब हमारा कोई भी रिलेशन इन तीनों ही प्रॉपर्टियों को वेरीफाई कर देता है, तब हमने उसका नाम रखा हुआ है इक्विवेलेंस रिलेशन। एक बार इन तीनों को दोबारा से थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं बेटा। सिमेट रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या प्रॉपर्टी थी कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बेटा जिस भी सेट पर रिलेशन डिफाइन है उसके सारे एलिमेंट सेल्फ मैप होने चाहिए, मतलब ए कोमा ए शुड बिलोंग टू आर। और मैंने इसे बताया था आपको, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं इस लाइन को कि ए इज रिलेटेड टू ए आर ए इज रिलेटेड टू ए। कई बार एग्जाम में इस फॉर्म में लिखा हुआ आ जाता है। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या बताया था बेटा कि इफ A comma B belong to R, then B comma A should also belong to R. एंड थर्ड वन ट्रांजिटिव, जिसकी अभी थोड़ी देर पहले बात करी बेटा, इफ एक्स वाई की फॉर्म में बात की थी तो बेटा एक्स वाई की फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स वाई बिलोंग टू आर एंड वाई जेड बिलोंग टू आर, देन एक्स कोमा जेड शुड ऑल्सो बिलोंग टू आर। ये तीन प्रॉपर्टी है बेटा मेरी। ये तीन प्रॉपर्टी अगर हमें समझ में आ गई, लिखने की प्रैक्टिस हो गई, तो अगर ये तीनों प्रॉपर्टी आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस लिखने की कर ली, तो ये मान के चलिए कि एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बोर्ड का रेडी हो गया। 5 का नहीं तो 3 का तो कंपलसरी आना ही आना है। ठीक है बेटा। अब उसके बाद मैंने आपको बताया इक्विवेलेंस रिलेशन। जब भी कोई रिलेशन इन तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो ये रिलेशन होता है बेटा मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन। इस इक्विवेलेंस रिलेशन का एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है बेटा, आपकी बुक का ही क्वेश्चन, फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। चलिए कोई नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेट L is equal to set of all lines in XY plane। ठीक है बेटा, और मैंने रिलेशन बनाया R L1 कोमा L2 such that L1 is parallel to L2। अब हम ये लिख के देखेंगे बेटा कि इस सेट को या इस रिलेशन को चेक करके बताना है कि क्या ये इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो वन बाय वन बेटा हम तीनों रिलेशन चेक करेंगे। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव, सेकंड वन इज सिमेट्रिक एंड थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले बेटा इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। मैं आपको बिल्कुल इस फॉर्म में लिख के दिखा रहा हूं जिस फॉर्म में आपको लिख के आना है। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आप कंफर्म मानिए आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलने वाले हैं बोर्ड में। रिफ्लेक्सिव के लिए किस तरीके से लिखना था बेटा, सबसे पहले सोचना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। चलिए उसके लिए मैंने क्या बताया था बेटा कि जो ये बाद वाला एलिमेंट है इसे भी पहले वाले से रिप्लेस कर दीजिए। L1 कोमा L1 such that L1 is parallel to L1। अब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, वरना रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या बेटा कोई लाइन खुद के पैरेलल होती है, आप कहेंगे हमेशा होती है। अगर ये कंडीशन हमेशा ट्रू है बेटा, इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब बात आती है इसको लिखना कैसे है।
फोर all L1 belongs to this set. L1 is parallel to L1, which implies L1 comma L2 belong to R, which implies R is a reflexive relation. बेटा अगर आप इस तरीके से 3 to 4 लाइन्स इसकी लिख के आते हैं, बिल्कुल सब चीजें अलग अलग डिस्क्राइब करते हैं, अलग अलग उसे समझाते हैं, तो आप ये मानिए कि बिल्कुल कंफर्म आपका हाफ मार्क्स काटने की भी कंडीशन नहीं मिलेगी। ठीक है बेटा। सेकंड वन इज सिमेट्रिक। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये सिर्फ समझने के लिए था। सेकंड इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या चेक करना है बेटा कि इफ L1 is mapping to L2, does L2 map L1 also or not? बेटा अगर L1 L2 से मैप हो रहा है तो क्या L2 भी L1 से मैप होगा या नहीं होगा, बस इतना सा चेक करना है। मतलब हमें इन दोनों को इंटरचेंज करके चेक करना है बस। इफ L1 is parallel to L2, क्या चेक करना है बेटा? इफ L1 is parallel to L2, तो L2 is parallel to L1 होगा या नहीं? तो ये तो बड़े बेसिक सी बात है बेटा, अगर कोई दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो हम उसे किसी भी तरीके से बोल सकते हैं कि फर्स्ट लाइन इज पैरेलल टू सेकंड लाइन और सेकंड लाइन इज पैरेलल टू फर्स्ट लाइन। तो बात आती है फिर से वही कि इसको लिख के कैसे दिखाना है बेटा। तो हम किस तरीके से लिखेंगे? इफ L1 कोमा L2 बिलोंग टू R, इसका मतलब बेटा L1 इज पैरेलल टू L2। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं बेटा, L2 इज पैरेलल टू L1? L2 अगर L1 के पैरेलल है तो बेटा बाय कंडीशन L2 L1 will belong to R, which implies R is symmetric। इस तरीके से बेटा आपको सिमेट्रिक लिख के दिखाना है। ठीक है। थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या बताया था बेटा कि आपको दो एलिमेंट लेने हैं। इफ L1 L2 belong to R and L2 L3, let's take third one is L3, L2 L3 belong to R। मुझे चेक करना है बेटा क्या L1 L3 R में होगा या नहीं होगा, मतलब ये क्या पहले वाला एलिमेंट इस थर्ड वाले एलिमेंट से मैप होगा या नहीं होगा। ठीक है। तो उसके लिए मैं किस तरीके से लिखूंगा बेटा, इफ L1 L2 बिलोंग टू R, कहना इसे L1 इज पैरेलल टू L2। सिमिलरली कहना इसे L2 इज पैरेलल टू L3। अब बेटा अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है तो क्या L1 और L3 पैरेलल होंगे? बहुत सिंपल सी बात है बेटा, ये 7th क्लास की। तो L1 इज पैरेलल टू L3। अब अगर L1 L3 के पैरेलल है तो वी कैन से L1 L3 बिलोंग टू R। इसका मतलब बेटा R इज ट्रांजिटिव। अब जब बेटा R रिफ्लेक्सिव भी है, R सिमेट्रिक भी है और R ट्रांजिटिव भी है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ R इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन? तो इस तरीके का क्वेश्चन बेटा आपको प्रूव करने के लिए आ सकता है R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इस तरीके से बेटा इसको लिख के आना है अगर बोर्ड में आता है। आप ये कंफर्म मानिए कि आपका कहीं भी हाफ मार्क्स काटने की भी गुंजाइश नहीं बचेगी। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम अगले कंसेप्ट पर चलते हैं बेटा, जिस कंसेप्ट का नाम है इक्विवेलेंस क्लास। सबसे पहले हम इसी में समझने की कोशिश करते हैं, इसी एग्जांपल में मुझसे पूछा गया कि किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास बता दीजिए। तो मुझे सबसे पहले एक एलिमेंट उस सेट में से लेना होगा जिस सेट में
मैं जिस भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकालने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। इससे पहले भी एक इससे भी आसान एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल बेसिक सा बेटा। लेट्स a is equal to 1 2 3 and let's take r is equal to 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1. This relation is reflexive because 1 1 2 2 3 3 both all three are here. This relation is symmetric. 1 2 is here, so 2 1 is here. And this relation is transitive also because 1 1 1 2 is here, then 2 1 is here, then 1 1 is here. That means this relation is equivalence relation. ठीक है बेटा। अब जब भी मैं इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करूंगा तो मेरा रिलेशन बेटा सबसे पहले इक्विवेलेंस तो होना ही चाहिए, तभी मैं उसकी इक्विवेलेंस क्लास फाइंड कर सकता हूं बेटा। मुझसे बोला गया फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट लेट से 1 की। आपसे बोला गया फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। तो बेटा सबसे पहले तो बात यह है कि हम इसे डिनोट कैसे करते हैं। हम दोनों साइड में एक ब्रैकेट लगाते हैं बेटा। ये नोटेशन होता है किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए। मतलब 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है तो 1 के दोनों साइड में ब्रैकेट आ जाते हैं बेटा। ठीक है। अब इस इक्विवेलेंस क्लास में होता क्या है, ये इक्विवेलेंस क्लास बेटा एक सेट होती है। ये खुद भी एक सेट होती है और इस सेट में बेटा क्या कौन से एलिमेंट होते हैं, इस सेट में वो सारे एलिमेंट होते हैं जिनसे 1 मैप हो रहा है। अगर मैं इसको सेट की फॉर्म में बोलूं तो 1 एलिमेंट जिस जिस एलिमेंट से मैप हो रहा है रिलेशन में, इस रिलेशन को पहले एरो डायग्राम में चेक कर लेते हैं बेटा। 1 2 3 1 2 3 1 is mapping to 1, 2 2 3 3 1 2 and 2 1। बेटा मुझे वो सारे एलिमेंट ढूंढने हैं जिन जिन एलिमेंट से 1 मैप हो रहा है, वो सारे एलिमेंट 1 की इक्विवेलेंस क्लास में होंगे। यहां पर अगर हम देखना चाहें तो 1 1 से मैप हो रहा है बेटा, पहला एलिमेंट होगा 1। 1 यहाँ पर 2 से मैप हो रहा है बेटा, तो दूसरा एलिमेंट होगा। मतलब 1 की इक्विवेलेंस क्लास में ये दो एलिमेंट होंगे। मतलब ये एक वो वाला सेट है बेटा जिसमें 1 की सारी मैपिंग होंगी, ऑल मैपिंग्स, कि 1 एलिमेंट किस किस एलिमेंट से मैप हो रहा है। कुछ बुक्स में बेटा इसकी डेफिनेशन घुमा के भी दी हुई है, वो 2r+3 करके कुछ एनसीईआरटी में गिवन है। तो उस तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा बेटा। इसलिए बहुत बेसिक सी लैंग्वेज 11th क्लास की, कि जिस भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास हम बेटा निकाल रहे हैं, वो एलिमेंट जिन जिन एलिमेंट से मैप हो रहा है, जैसे यहाँ पर 1 1 और 2 से मैप हो रहा था, वो सारे एलिमेंट बेटा उसकी इक्विवेलेंस क्लास में होंगे। नाउ लेट्स मेक द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3। मतलब 3 इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट से मैप हो रहा है जिसमें एलिमेंट का नाम भी 3 है। तो 3 की इक्विवेलेंस क्लास में सिर्फ एक एलिमेंट होगा 3। तो आई होप आपको इक्विवेलेंस क्लास भी समझ आ गई होगी बेटा। इससे आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हमारे टॉपिक इक्विवेलेंस रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा बेटा। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उस एग्जाम्पल में हम सब कुछ फाइंड करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड ऑल्सो इक्विवेलेंस क्लास। Let's take an example. A is equal to 1 2 3 up to 20, and let's take R is equal to xy such that y is
डिविजिबल बाई एक्स, या लेट्स टेक ए सेम एग्जांपल जो भी लिया था बेटा उसी को एक बार और रिपीट करते हैं। एक्स माइनस वाई इज इवन। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम लिख के देखते हैं इस एग्जाम्पल को रिफ्लेक्सिव कैसे लिखेंगे, इस एग्जाम्पल को सिमेट्रिक कैसे लिखेंगे, और इस एग्जाम्पल को ट्रांजिटिव कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले नाम आएगा बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मैंने क्या बताया था बेटा, रिप्लेस y बाई फर्स्ट एलिमेंट, दोनों एलिमेंट को सेम कर दीजिए। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस सेट A, x माइनस x इज ऑलवेज इवन। इसका मतलब बेटा x कोमा x बिलोंग टू R। नाउ सिमेट्रिक, for symmetric, if x comma y belong to R and y comma z belong sorry, if x comma y belong to R, which implies x minus y is even, और which also implies mode of y minus x। बेटा क्योंकि ये दोनों चाहे आप y माइनस एक्स का मोड ले लीजिए या x माइनस वाई का मोड ले लीजिए, ये दोनों सेम होते हैं बेटा, तो आई कैन से बोथ आर इवन, सो y comma x belong to। नाउ कम टू द third transitive। Intransitive, if x comma y belong to R, y comma z belong to R। अभी हमने बेटा एक दो एग्जांपल पहले ही चेक किया था कि x comma z भी R में बिलोंग करेगा, इसका मतलब this example is also transitive। Now this is reflexive, symmetric and transitive, so I can say R is equivalence relation। इसके बाद बेटा मुझे फाइंड करनी है इक्विवेलेंस क्लास। अब मैं इक्विवेलेंस क्लास बेटा किसी भी एलिमेंट की फाइंड कर सकता हूं जो एलिमेंट सेट में है बेटा। चलिए इस एलिमेंट में हम उठा लेते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन। मुझे चेक करके बताना है बेटा वन किस किस एलिमेंट से मैप हो रहा है, तो बहुत आसान सा तरीका है, मैं इसे भी देख सकता हूं। मैं क्या करूं बेटा, एक्स की जगह वन रख देता हूं और वो सारे वाई फाइंड कर लेता हूं। वन माइनस वाई इज इवन। जितने भी एलिमेंट ऐसे होंगे जिनके साथ वन माइनस उसका डिफरेंस बेटा इवन होगा, वो सारे एलिमेंट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन में होंगे। तो कहना इज फर्स्ट टेक द एलिमेंट वन बिकॉज वन माइनस वन इज इवन। वी कैन टेक थ्री, वन माइनस थ्री टू इज इवन। वी कैन टेक फाइव, वन माइनस फाइव मोड फोर इज इवन। वन माइनस सेवन, वन माइनस नाइन, 11, 13, 15, 17 एंड 19। ये सारे एलिमेंट बेटा वन की इक्विवेलेंस क्लास में होंगे। क्यों? क्योंकि वन के साथ इनका डिफरेंस इवन है। ठीक है बेटा, इस तरीके से आज हमने बेटा ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ा, इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा, और उसके बाद लास्ट टॉपिक इस एक्सरसाइज का इक्विवेलेंस क्लास पढ़ा। इसके साथ ही हमारा ये इक्विवेलेंस रिलेशन टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन की बात करेंगे और ये देखेंगे फंक्शन कितने तरीके के होते हैं और उन्हें किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बेटा थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आगे भी जुड़े रहिए हमारे साथ।